हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेनिंग मैथडोलॉजी का जो निमी का मॉडल पेपर 2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली दो वीडियोज में हमने मॉडल पेपर 1 को डिस्कस किया था। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक वो वीडियो क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। देखिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @वे टू राइट। जैसे ही आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है। उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी मैंने आज के दिन टेलीग्राम चैनल पे जो राजस्थान इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम हुए थे, कुछ ट्रेड के क्वेश्चंस पेपर डाले हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्वॉल्व, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें लास्ट क्वेश्चन था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। तो ये दी है किसने, पावलव ने। और जो एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर किया था, डॉग के ऊपर यानी कुत्ते के ऊपर किया था। और बेसिकली जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें क्या शामिल है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, यानी उत्तेजना और प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है, कोहलर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, BF स्किनर ने। आपको ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज थॉर्नडाइक नोन फॉर, यानी जो थॉर्नडाइक है किस लिए जाने जाते हैं। तो थॉर्नडाइक जाने जाते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प इन लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने में कैसे मदद करती है। ठीक है, बाय यूजिंग रिवार्ड्स, पुरस्कारों का उपयोग करके। देखो, रिवार्ड की तो कोई बात होती ही नहीं यहाँ पे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, क्या उसमें रिवार्ड की बात होती है, नहीं। बाय अवॉइडिंग प्रैक्टिस, अभ्यास से बचकर, नहीं, ये भी नहीं है। बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन, यानी संबंध बनाकर, ये हो सकता है। बाय रिमूविंग स्टोमुली, उत्तेजनाओं को हटाकर, नहीं, हटाकर कैसे हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संबंध बनाकर। संबंध बनाकर कैसे, देखिए, जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जो ये एक्सपेरिमेंट पावलव ने किया था किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। ठीक है, जब जैसे ही भोजन आता था तो जो डॉग है उसके मुंह में क्या, लार आ जाती थी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है वो, एक तरीका का संबंध। ठीक है, तो संबंध बनाकर लर्निंग में हेल्प करता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, मैंने प्रॉपर थ्योरी की क्लासेस ली हुई है इन सभी की, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो उनको भी। व्हाट डज थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी एम्पेसाइज, यानी थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। इन देखिए, इनसाइट लर्निंग, देखिए इनसाइट लर्निंग पे तो जोर नहीं देता, क्योंकि इनसाइट लर्निंग की बात होगी तो किसका नाम आएगा, कोलर का। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। ग्रेजुअल लर्निंग यानी क्रमिक सीखना,
ये हो सकता है। सडन लर्निंग, देखिए लर्निंग कभी सडन नहीं होगी, ना रैंडम होगी, ना एक्सीडेंटल होगी, ठीक है, ना इंसिडेंटल होगी। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए ही नहीं। तो क्या होगा हमारा, ग्रेजुअल लर्निंग हो जाएगी यहाँ पर, क्रैमिक सीखना। ठीक है, ध्यान रखना जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, किस पे जोर देती है, क्रमिक सीखने के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ फंक्शन फॉर्मिंग ए यूनिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्य के समूह के लिए क्या शब्द है। देखिए, किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द, तो क्या शब्द होगा आप बताइए। तो वो उसको बोलेंगे हम जॉब रोल, नौकरी की भूमिका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक टू द ट्रेड एंड मस्ट बी अचीवेबल बाय स्टूडेंट्स। किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट है और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य है। देखिए, इसने पूछा है विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, जो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है, ठीक है, वो छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम यानी विशिष्ट शिक्षण परिणाम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज ए सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है। भाई नॉर्मली भी आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई सिलेबस कहते किसको है, तो ध्यान रखना, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, विषयों की सूची को ही हम सिलेबस कहते हैं। यह आपकी थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है जिसमें कैरिकुलम और सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच फैक्टर आर कंसिडर्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, वे कौन से फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के टाइम। तो ध्यान रखना, वो होते हैं हमारे नीड, टाइम और फैसिलिटीज, यानी आवश्यकता, समय और सुविधाएं। भाई सबसे पहले तो हम देखेंगे ना नीड क्या क्या है, उसके बाद समय। जब ट्रेनिंग की बात होगी तो एक स्पेसिफिक टाइम भी तो देखेंगे ना, और फैसिलिटी क्या क्या सुविधाएं प्रदान करनी है। ठीक है, तो इन पर विचार किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कैरिकुलम रेफर टू। इसने पूछा है, देखिए मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, पिछली 2 वीडियो में मैंने भी सेम बात कही है, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। क्यों पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर देखिए, सिलेबस का मतलब भी क्या है, पाठ्यक्रम हिंदी में, और कैरिकुलम का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम है। लेकिन सिलेबस अलग चीज़ होती है और कैरिकुलम अलग चीज़ होती है। देखिए सिलेबस क्या है, लिस्ट ऑफ टॉपिक यानी विषयों की सूची, और जो कैरिकुलम है वो क्या है, वो है बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए जैसे आप अभी CITES कर रहे हो, आपके पास ट्रेड थ्योरी है, उसका एक सिलेबस है, ट्रेड प्रैक्टिकल का उसका एक सिलेबस है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए एक सिलेबस है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, सॉफ्ट स्किल के लिए अलग है, WCS के लिए अलग है। और जो ये कंप्लीट चीज़ें हैं, यानी कंप्लीट सिलेबस है, जो कोर्स ऑफ स्टडी के टाइम ऑफर्ड किया जाता है। भाई CITES में जो कंप्लीट कैरिकुलम की बात होगी ना, तो सभी का सिलेबस आ जाएगा ना उसमें, सभी सब्जेक्ट का, यानी कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड
और ऑफर्ड किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा। वो हमारा कैरिकुलम होता है, तो ध्यान रखना। हालांकि मैंने अपनी थ्योरी क्लास में इसको बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, जो हमारा कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम के अंदर हमारा क्या आता है? सिलेबस आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कैरिकुलम है और ये सिलेबस है। यानी जो कंप्लीट कोर्स हमें ऑफर्ड किया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो क्या है? हमारा कैरिकुलम है। और सिलेबस क्या है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। इसको भाई याद कर लो, सेट कर लो दिमाग में बिल्कुल इसको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा वो एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर इसकी अच्छे से डेफिनेशन लेके आ जाऊंगा और प्रॉपर आपको समझा दूंगा कि कैरिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक है, पीपीटी के माध्यम से। व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग ए सिलेबस? पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने का एक लाभ क्या है? देखिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप एक इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, आप सिलेबस का एनालिसिस क्यों करोगे? भाई सिलेबस का एनालिसिस इसलिए तो करोगे ना कि आपको पता लगे कि क्या पढ़ाना है, इसलिए तो एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड्स व्हाट टू टीच। अनुदेशक को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, इसलिए हम सिलेबस को एनालिसिस करते हैं। ये हमें बेनिफिट होता है। अगर हम सिलेबस का एनालिसिस करें तो हमें पता लग जाता है क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। अब बाकी ऑप्शन आप देख लो। रिड्यूस कोर्स फीस। अगर आप सिलेबस का एनालिसिस करोगे, क्या पाठ्यक्रम की फीस, फीस से क्या मतलब है? अगर आप सिलेबस को एनालिसिस कर भी रहे हो तो पाठ्यक्रम से तो कोई मतलब ही नहीं, पाठ्यक्रम शुल्क से। इंक्रीज कोर्स ड्यूरेशन। पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाना। भाई कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगी। अब ये फिलहाल के टाइम में आप CITES कर रहे हो, जो आपके इंस्ट्रक्टर है, अगर वो सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उससे आपका जो CITES है 1 साल से 2 साल का थोड़ा हो जाएगा? 1 साल का ही रहेगा। तो ये भी नहीं हो सकता। सिंप्लीफाइज कोर्स कंटेंट, यानी पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना। सिंप्लीफाइज कोर्स कंटेंट, ये भी नहीं हो सकता। लाभ की बात पूछी है, हालांकि जो कोर्स कंटेंट है वो तो वही रहेगा। भाई कोर्स कंटेंट में तो हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको पढ़ाने में जब हम टीच करेंगे, माने चलो कोई हार्ड है टॉपिक है कोई, उसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन इसमें क्या होगा? अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं तो यही होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड्स व्हाट टू टीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए, जॉब पर यानी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो जॉब एनालिसिस मेथड इसके लिए उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब 8-9 क्वेश्चन है शायद एडी मॉडल्स के रिगार्डिंग। भाई यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपके एग्जाम में। और पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना भी था, अभी जस्ट आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए, यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट डज एडी स्टैंड्स फॉर इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी निर्देशात्मक डिजाइन में एडी का क्या अर्थ है? देखिए, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है एनालाइज, यानी देख, ए का मतलब क्या है? एनालाइज। डी का मतलब क्या है? डिजाइन। और दूसरे डी का मतलब क्या है? डेवलप। और तीसरे का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट। और चौथे का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? इवेल्युएट। ध्यान रखना, ए का मतलब एनालाइज यानी विश्लेषण करेंगे हम पहले। उसके बाद जो पहला डी है वो किसके लिए है? डिजाइन के लिए। और जो नेक्स्ट हमारा दूसरे वाला डी है वो है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और आई का मतलब इम्प्लीमेंट। और लास्ट में क्या होगा? इवेल्युएट यानी इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझना, जिससे आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी।
अगर इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आप इंस्ट्रक्टर हो, आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली आप जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनके बारे में जानोगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याएं हैं, उनकी ज़रूरतों को समझोगे। तो यानी सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है, भाई स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स है या क्या दिक्कत आ रही है, उसका विश्लेषण आपने किया। फिर आपने क्या किया, उसी हिसाब से अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए। ठीक है। डिजाइन करने के बाद आपने जो कोर्स कंटेंट है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको डिजाइन तो कर दिया, लेकिन जो कोर्स कंटेंट है वो भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है, आपका जो कोर्स कंटेंट है वो भी तैयार हो गया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। आपको बताना पड़ेगा ना। आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपको ये भी तो जानना है ना, जो चीज़ मैंने बताई या जो चीज़ मैंने प्रेजेंट की, आप उसको इवैल्यूएट भी तो करोगे ना। बच्चों ने कितना सीखा, तो बाद में उसका मूल्यांकन भी होगा। और ध्यान ध्यान रखना, मूल्यांकन दो तरीके का होता है, इवैल्यूएशन दो तरीके का होता है। एक फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव बेसिकली वो होता है, जैसे आप शेयर टेस्ट कर रहे हो, बीच में आपका टेस्ट हो गया। ठीक है, बीच में जो आपके टेस्ट होते रहते हैं कोर्स के बीच में, वो उस टाइप का असेसमेंट आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। और जो लास्ट में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं और जो उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है इसको भाई याद कर लो। ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखिए, विच फेज ऑफ एडी इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, यानी एडी के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है। देखिए, हम जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं है, उनको क्लैरिफाई किस में, मतलब किस चरण में हम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो एनालिसिस है यानी विश्लेषण वाले चरण में हम क्या कर रहे हैं, समस्याओं को स्पष्ट कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि हमें क्लैरिफाई कब हुआ, विश्लेषण के टाइम ही तो क्लैरिफाई हुआ ना कि ये प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस यानी विश्लेषण। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, जैसे इसने पूछा एडी के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है। वो क्वेश्चन ये भी कर सकता है, एडी में कितने चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं भाई, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज क्रिएटेड इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ एडी। एडी के किस चरण में, एडी के विकास चरण में क्या बनाया जाता है, यानी डेवलपमेंट फेज की बात की। और मैंने आपको भी बताया, डेवलपमेंट फेज में हम क्या करते हैं, कोर्स कंटेंट बनाते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच फेज ऑफ एडी इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी लर्न, यानी एडी के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है, क्या सीखा जाना चाहिए। ठीक है। तो बताइए ये किस में आएगा, क्या सीखा जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो हमारा पहला फेज है, कौन सा, एनालिसिस वाला, विश्लेषण वाला, उसमें यह शामिल प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना चाहिए। देखिए, जब प्रॉब्लम्स पता लगेगी तभी तो हमें पता लगेगा ना क्या सिखाना है, क्या सीखना है, तभी तो पता लगेगा ना। तो एनालिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फेज ऑफ एडी प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर एंड लर्नर डेवलप्ड,
यानी एडी के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाएं विकसित की गई है। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये पूछा है कौन सा फेज है वो। जो ट्रेनर्स है और जो स्टूडेंट्स है प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाएं है। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम्स का। फिर हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिजाइन कर रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने के बाद हमने कोर्स कंटेंट को डेवलप किया। ठीक है, अब कोर्स कंटेंट हमने डेवलप किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यानी जब प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग की बात आएगी, वो किस में बात आएगी, इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग फेज इन एडी। एडी में डिजाइन चरण का उद्देश्य क्या है। भाई डिजाइन क्यों कर रहे हैं हम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड। यानी यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा। देखिए जैसे जब आप लेसन प्लान बनाते हो उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हो आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव किस लिए लिखते हो, आप ये स्पेसिफाई करते हो ना कि सीखना कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एक्टिविटी ऑफ द एनालिसिस फेज ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है। राइटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या ये होगा, नहीं। डेवलपिंग कंटेंट, भाई डेवलपिंग कंटेंट किस में आएगा, डेवलपमेंट फेज में आएगा। डेवलपमेंट फेज में तो आएगा, तो ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो स्टूडेंट्स है उनकी विशेषताओं की पहचान करना, ये हो सकता है। स्टोरी बोर्ड बनाना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाई देखो एनालिसिस जो हमारा फेज है, विश्लेषण का जो चरण है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स है जो लर्नर है उसमें क्या विशेषता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लर्निंग के टाइप पे उसको क्या प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तभी तो पता लगता है ना कि जो हमारा नेक्स्ट ये, जब उसी हिसाब से तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं ना नेक्स्ट फेज में एडी के। तो हम यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा विश्लेषण चरण का आइडेंटिफाइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडी मॉडल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा एडी मॉडल के ऊपर एक दूसरी नई वीडियो आपके लिए मैं डाल दूंगा पीपीटी के थ्रू। ठीक है, पीपीटी बना के एक प्रॉपर एक वीडियो में ले आऊँगा छोटी सी, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके ये आसानी से समझ में आए और आ भी रहेंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको एडी मॉडल को अच्छे से समझना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन एडी। एडी के कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन फेज की बात किया है, किसके, एडी के। मेन फोकस क्या है इम्प्लीमेंटेशन फेज का, तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी परियोजनाओं को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। देखिए आपने पहले क्या किया, एनालिसिस पहला फेज था हमारा, पहला चरण था, उसमें हमने विश्लेषण किया प्रॉब्लम्स का। ठीक है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद उसी हिसाब से हमने क्या किया, जो हम डिजाइन फेज में हमने क्या किया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिजाइन किया।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने के बाद हमने कोर्स कंटेंट को तैयार किया। कोर्स कंटेंट जब हम तैयार करते, ठीक है, कर दिया हमने। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, यानी जो हमने परियोजना तैयार की उसको रियल वर्ल्ड में भी तो स्थापित करना है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच फेज इंक्लूड्स समेटिव इवेल्युएशन इन द एडी मॉडल। एडी मॉडल में किस चरण में योगात्मक मूल्यांकन शामिल है? तो ध्यान रखना, जो आपका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन फेज में क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन, मैंने आपको बताया भी। इवैल्यू और ध्यान रखना, इवैल्यूएशन 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, दूसरा समेटिव होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, वो एडी मॉडल के किसी भी फेज में हो सकता है, फॉर्मेटिव। लेकिन जब समेटिव पूछेगा ना वो आपसे, तो समेटिव हमेशा ध्यान रखना इवैल्यूएशन लास्ट वाले में ही होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना भाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी की तैयारी हमसे जुड़ के करना चाहता है, उसको ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी टेस्ट सीरीज और जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के पेपर्स की पीडीएफ है, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। और ध्यान रखना, ये जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी की पीओटी की टेस्ट सीरीज है, ये अपडेटेड है न्यूज़ सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये सभी भारत स्किल से अलग है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, जो अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है, वो हमसे जुड़ सकता है। और जो इसकी फीस है वो 200 रुपीज़ है, 200 रुपये, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। बाकी जो कैंडिडेट सीआईटीएस फाइनल एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़ना चाहता है, ट्रेड थ्योरी, सॉफ्ट स्किल, WCI, ट्रेनिंग मैथोलॉजी, सभी के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो आप सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो सिंपली व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ से तैयारी करते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप अच्छा स्कोर आसानी से कर पाओगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्वेश्चन इज टिपिकली एड्रेस्ड इन दी एनालिसिस बेस ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? ठीक है, आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। तो देखिए, बेसिकली जो हमारा एडी का विश्लेषण चरण यानी एनालिसिस फेज ऑफ एडी, ये क्या एड्रेस करता है? ये एड्रेस करता है जो हमारा सीखने में जो बाधाएं आ रही है, ठीक है, उनको एड्रेस करता है। भाई विश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं, जो लर्निंग है, जो हमारे लर्नर्स है, उनको लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एड्रेस ये करता है, जो हमारा एनालिसिस फेज है ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्हाट आर दी लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी सीखने की बाधाएं क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन अगर आप देखते भी हो, सीखने का सीखने का उद्देश्य क्या है, ये बेसिकली हमारा किस में आता है, ये डिजाइन वाले में आता है। सीखने का मूल्यांकन की जब बात होगी तो इवैल्यूएशन वाला फेज आएगा हमारा। हाउ ट्रेन फैसिलेटर, यानी सुविधाकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, एनालिसिस में तो कोई मतलब ही नहीं उसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेसन प्लान से, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लेसन प्लान फॉर एन इंस्ट्रक्टर, यानी अनुदेशक के लिए पाठ योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप एक इंस्ट्रक्टर हो, आपके लिए लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है? टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करना। आप खुद सोचो भाई, जो आपका लेसन प्लान है वो मैनेज थोड़ा कर रहा है क्लासरूम बिहेवियर को, उसका उद्देश्य वो थोड़ा है। टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली, हाँ ये हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। टू क्रिएट स्टूडेंट ग्रुप, छात्र समूह बनाना।
आप खुद सोचो, क्या लेसन प्लान का उद्देश्य छात्र समूह बनाना है? नहीं है। टू एवल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना? नहीं, ये भी नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना, ये किसका काम है? लेसन प्लान का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज नेसेसरी टू प्लान ए लेसन, यानी पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? लेसन प्लान क्यों जरूरी है भाई, ये पूछा इसने। टू रिड्यूस क्लास साइज, आप एक लेसन प्लान इसलिए बनाते हो क्या कक्षा का आकार कम करना है? नहीं, इसलिए भी नहीं बनाते आप। टू एंश्योर द एंटायर कोर्स कंटेंट इज कवर्ड, हाँ ये हो सकता है, यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को कवर किया जाएगा। देखो, जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लेसन प्लान बनाते हो ना, आप एक लेसन के लिए जो प्लान करते हो वो इसलिए करते हो ना कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए, कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? टू अवॉइड स्टूडेंट क्वेश्चन, छात्रों के प्रश्नों से बचना। भाई जब आप लेसन प्लान बनाते हो, क्या छात्रों के प्रश्नों से बचने के लिए थोड़ा बनाते हो? ये भी नहीं होगा। शिक्षण समय बढ़ाना, टू इंक्रीज टीचिंग टाइम, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक फिक्स टाइम होता है जो जब आप सिलेबस का एनालिसिस करते हो। दो टाइप से एनालिसिस होता है सिलेबस का, एक टॉपिक बेस्ड और दूसरा टाइम बेस्ड। तो शिक्षण समय को बढ़ा ही नहीं सकते, जो टाइम है उसके लिए निर्धारित उसी टाइम में फिनिश करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज केयरफुल लेसन प्लानिंग हेल्प द इंस्ट्रक्टर अचीव, ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है? आप खुद सोचो, जब आप ध्यानपूर्वक लेसन प्लान बनाओगे उससे आपको क्या मदद मिलेगी? पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करने में हेल्प होगी, यानी कंप्लीटिंग द कोर्स कंटेंट ऑन टाइम। ठीक है, यही होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, कोई सा नहीं होगा, आप खुद ही पढ़ सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग ए लेसन, पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए? छात्र मतलब स्टूडेंट असाइनमेंट? नहीं, पाठ पढ़ाने से पहले उसको क्यों तैयार करना? लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स, इसको तैयार करना चाहिए, लेसन प्लान को और टीचिंग यानी शिक्षण सहायक सामग्री को। देखो, आप अगर पढ़ाने के लिए जाओगे, टीचिंग के लिए जाओगे किसी लेसन को, तो सबसे पहले आप लेसन प्लान ही तो प्रिपेयर करोगे और जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको तैयार करोगे। छात्रों की बैठने की व्यवस्था करना? नहीं। एग्जामिनेशन पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स का क्या मतलब? जब आपने टीच नहीं किया तो इसका क्या मतलब? ये तो बाद की चीज़ है ना। तो भैया आपका क्या हो जाएगा? पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए? लेसन प्लान और टीचिंग एड्स। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये मॉडल पेपर 2 था, कि हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाकी जो स्टूडेंट हमसे जुड़ के अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है वो जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर ये आपके सामने है, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन को कल आपको अच्छे से बता दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।